हेलो दोस्तों, आज है 22 मार्च, कल है 23 मार्च और 24 तारीख मार्च को आपका पेपर हिंदी का है, स्टार्ट है हाई स्कूल का। तो मैं हाई स्कूल के बच्चों के लिए कुछ मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, खासकर पूरे हिंदी पेपर का निचोड़ देकर आया हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मैं जितने क्वेश्चन भी आपको इसमें लिखा हूँ, कृपया इसको हर क्वेश्चन को आप पूरा तैयारी कर चुके हैं। एक बार ज़रूर इन सभी क्वेश्चनों को, खासकर इन सभी क्वेश्चनों को एक बार और रिपीट करके एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। ये क्वेश्चन आपको खूब ऐसे ही मिलेंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, कौन सा पढ़ के जाना है? उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 2 नंबर का आएगा, या तो उपमा अलंकार पूछ लेगा या रूपक अलंकार। उपमा अलंकार पूछ सकता है या रूपक अलंकार। उपमा अलंकार में जैसे साज, जैसे, जो, सदृश, समान, ऐसे सब जैसे ही मिले समझ लीजिए उपमा अलंकार है। और रूपक अलंकार में होता है क्या, ये इसमें बताता है, ये चंद, इसमें उपमा और उपमान में आरोप निषेध करता है। यानी जैसे कहा जाए कि यह मुख चंद्र है, यह मुख चंद्र है, यह मुख सूर्य है, ये सब रूपक अलंकार के अंतर्गत आते हैं। आप इसका डिफिनीसन और प्लस में एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, कन्फर्म आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, हास रस और करुण रस की परिभाषा और इसका एक उदाहरण याद कर लीजिएगा। इसका स्थायी भाव जो होते हैं, जैसे हास का हास हो जाएगा और करुण का शोक होता है। अस्थायी भाव हो सकता है, ऑप्शन में पूछ ले बात क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, रोला और सोरठा छंद की परिभाषा। खासकर ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्ज़ाम हॉल में आप एग्ज़ाम पेपर दे के आकर फिर एक बार चेक कर लीजिएगा। रोला या सोरठा छंद की एक परिभाषा और एक उदाहरण याद करिएगा। 2 नंबर का ये, इसमें से एक आपको ज़रूर एग्ज़ाम हॉल मिलेगा, नहीं 6 नंबर आपका ये तैयार हो जाएगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हिंदी का पेपर है। आगे उपसर्ग पूछता है। उपसर्ग में कह देता है कि नहीं 3 उपसर्गों से शब्द बनाइए, या फिर प्रत्यय का पूछ लेगा कि नहीं 2 प्रत्ययों से प्रत्यय का शब्द बनाइए। उपसर्ग में जैसे दे दिया, आधि दे दिया, तो आधि का जैसे शब्द बनाएगा अधिकार। अप का बनाना होगा अपमान, अनु का अनुकरण हो जाएगा। अब प्रत्यय जैसे पूछ लेता है कि प्रत्यय बनाइए, जैसे दे दिया है त्वा। त्वा क्या है? ये त्वा। अब इसको हमें बनाना हुआ तो क्या लिखेंगे? महत्व। क्या? महत्व। त्वा उपसर्ग जो होता है आगे का शब्द और प्रत्यय पीछे वाली शब्द। जैसे वट दिया है, बनावट, वट, ये हो जाएगा प्रत्यय, और अधिकार क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अपमान क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद पर्यायवाची। पर्यायवाची आप तो कक्षा 9 से ही, 9, 10, कक्षा 6 से सब पढ़ते आ रहे हैं आप। तो 2 पर्यायवाची जो खासकर नदी, सूर्य या कमल का, इसमें से देख लीजिए एक आ जाएगा, हो सकता है इसी में से फंस जाए। पर्यायवाची 2 पूछता है। आगे चलिए, समास विग्रह, ये भी 2 नंबर में आता है। समास विग्रह में 2 नंबर में क्या क्या आएगा? द्वंद्व समास और द्विगु समास। बहुत ही आसान है, द्वंद्व और द्विगु एकदम बहुत ही आसान है। जैसे द्वंद्व समास पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है, उसमें योजक चिन्ह, योजक चिन्ह समझ रहे हैं ना, ये है योजक चिन्ह। जैसे माता पिता, और खास कर बात ध्यान रखिए, अभी हम माता डैश माता लगा दें तो ये द्वंद्व समास में नहीं आएगा। एक दूसरे के अपोजिट जस्ट होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। जैसे माता पिता, दुख सुख, जस्ट अपोजिट, और ये जो चिन्ह लगे वो हमारा द्विगु समास में, द्विगु समास की परिभाषा हो जाएगी। उदाहरण दे दीजिएगा, माता पिता, दुख सुख, बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्विगु समास में क्या होता है, ये सब संख्यावाची शब्द होते हैं। जैसे नवरत्न, त्रिरत्न, चौराहा वगैरह वगैरह, जिसमें मतलब संख्याएं सब पहले संख्या है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। 2 नंबर आपका ये फिक्स है। ठीक। आगे चलते हैं, तत्सम रूप लिखना है। तत्सम रूप जैसे क्या कहेंगे, तत्सम को हम कहते हैं संस्कृत शब्द। ठीक, क्या कहते हैं? तत्सम रूप शब्द लिखना। जैसे कई दे देगा उसमें तत्सम संस्कृत, तो उसका आपको जैसे कपड़े का दे देगा, कर्पूर होता है, और 2-3 शब्द ऐसे दे देंगे आपको, जिसको आपको तत्सम लिखना, संस्कृत शब्द लिखना होगा। तत्सम वाली चैप्टर में आप जाइएगा, वहाँ देख लीजिएगा, वहाँ दिया रहेगा। कपड़े का पूछ लेगा, करपट का पूछ लेगा, ऐसे कई लिख के आप पूछ लेगा, उसका तत्सम लिख, उसमें संस्कृत तत्सम रूप बताना मतलब जैसे हिंदी शब्द देगा उसका
उसको संस्कृत शब्द में लिखना है, तत्सम रूप में लिखना है। तत्सम तद्भव जिसे कहते हैं। तद्भव जो होता है हिंदी शब्द होती हैं, और तत्सम जो होते हैं संस्कृत शब्द होते हैं। याद रखिए, तत्सम कैसे होते हैं? संस्कृत शब्द, यानी संस्कृत शब्द जो मिले वो तत्सम रूप में अंतर्गत होंगे। अपनी पाठ पुस्तक से 2 श्लोक याद करिए, ये खास कर ध्यान रख लीजिएगा। 2 श्लोक ऐसे याद कर लीजिए अपनी पाठ पुस्तक से, उसमें से आपको एक लिखना है, क्योंकि जब वहाँ पर आएगा लिखेगा कि अपनी पाठ पुस्तक से एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आए हो। तो इस एक तो याद करेंगे नहीं, 2 याद कर लीजिए। अगर मान लेते हैं एक दे दिया उसमें से श्लोक, तो एक श्लोक तो हमको याद रहेगा, तो 2 श्लोक आप याद कर लीजिएगा। आपको तो आज हम 22 मार्च को पेपर बना रहे हैं, ये मॉडल पेपर। आप सब रिवीजन कर लीजिएंगे एक बार, और इन सब पेपरों को ध्यान से देख लीजिएगा। कल लास्ट है, और आराम से थोड़ा सा कल है, रिवीजन कर लीजिएगा सब। इसको सब रिवीजन कर लीजिए, सब पढ़े हुए हैं सब आप, इस समय रिवीजन का टाइम है। फिर इसके बाद अगला संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद। संस्कृत गद्यांश का आएगा हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे वाराणसी चैप्टर से बार बार मैंने कई पेपर उठा कर देखा, वाराणसी चैप्टर से बार बार संस्कृत से उसका अनुवाद करने का दे देता है कि उसका अनुवाद करना रहेगा। जैसे क्या करना है, वो संस्कृत में दे देगा सब, उसको क्या करना है आपको हिंदी में लिखना है, कैसे कैसे ज़्यादातर अगर आप वो संस्कृत ना समझ पाएंगे तो रिलेटेड शब्दों का कुछ लिखिएगा ज़रूर भाई, छोड़ कर मत आइएगा, ठीक। आगे जीवन परिचय। गद्यांश से क्या याद करना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये जो 2 मेन हैं, इसको आपको खूबहू बढ़िया से कंठस्थ होना चाहिए। देखिए, ये नहीं 3 नंबर में पूछ लेगा तो ये 3 नंबर या 4 नंबर पूछेगा, 3 नंबर पूछेगा तो ये नहीं पूरा लिखते चले गए, 4 5 10 पन्ने लिखे जाएँ। उसका मेन चीज़ इसका लिखना है। जयशंकर प्रसाद का जैसे लिखना है तो उनका जीवन परिचय लिखना है, उनका मतलब कहाँ जन्म हुआ था, कैसे शिक्षा की थी, मेन चीज़ लिखते हुए एक रचना का नाम लिख दीजिएगा, फिर आगे निकल जाइएगा। ये नहीं कि पूरा उसी को लिखते चले जाएं, पूरा जितना आप लोग जिस किताब से आप पढ़ते होंगे पूरा विस्तार में दिया होगा, तो विस्तार में नहीं, उसका मेन शब्द हमको निचोड़ निकालना है। कहाँ शिक्षा किए, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, कैसे क्या किए, कैसे संघर्ष किए, एक रचना उसका लिखकर हमको चले जाना है। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो मेन पॉइंट रहेगा वही देखकर आपको नंबर दे देगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आचार्य राम शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों देख लीजिएगा, लेकिन मेन जो फोकस रहेगा जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे विशेष फोकस रखिए। पद्यांश में आइए। पद्यांश में महादेवी वर्मा, रसखान, सूरदास, तुलसीदास, जिसमें से रसखान और सूरदास ये बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। मैंने देखा कई साल का पेपर उठा के देखा, जिसमें से रसखान तो बार बार मिल रहे हैं। तो खासकर इन सब राइटरों को ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान लीजिए। हालांकि चारों पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, लेकिन रसखान और सूरदास को विशेष रूप से देख लीजिएगा, तुलसीदास को भी। बस वही मैंने बताया ना कि इनका थोड़ा सा एक लेंदी में मत लिखने की कोशिश करिए, 60 में लिखने पड़िए, कम शब्दों में लिखिए, बढ़िया लिखिए, ठीक। आगे चलते हैं। रीतकाल, छायावाद, ये दोनों बहुत क्वेश्चन आते हैं बार बार, देखिए कई पेपरों में हमने रिपीट किया है। रीतकाल, छायावाद की प्रवृत्तियाँ लिखने को बोलता है, तो इसको विशेष कर से आप इसको विशेष ध्यान से इसको आप याद कर लीजिएगा। प्रगतवादी युग एवं प्रयोगवादी युग से 2 विशेषताएं और एक रचना, कवि का नाम भी याद करिए। खासकर रीतकाल और छायावाद काल इसको देख लीजिएगा एक बार, रिपीट आप लोग पढ़ ही चुके हैं, लेकिन इसको ध्यान से पढ़िएगा जिससे कि एग्जाम हॉल में जाते हुए लिख लिए हैं तो, ठीक। अगला आइए, गद्यांश तथा पद, गद्य से तथा पद से एक गद्यांश पैराग्राफ जो आएगा, जिसका एक क्या करना, जिसका रचना तथा संदर्भ सहित व्याख्या और लेखक पाठ का नाम लिखना होगा। जैसे गद्यांश में मित्रता बहुत फेमस है। देखिए मित्रता चैप्टर से जितने शब्द आपको मिलेंगे, अब तो टाइम नहीं बचा, मैं इसका वीडियो बनाता, हर चैप्टर से बहुत आसान है। एक कुछ ऐसे हर चैप्टर को आप देख लीजिएगा, उसका एक कॉमन पॉइंट है। जैसे मित्रता से हर आप पैराग्राफ, हर गद्यांश में मित्र शब्द जरूर आएगा। रामचंद्र, हर चैप्टर से मित्रता शब्द, मित्र शब्द मिलेगा आपको, तो खासकर इसको याद रखिएगा, ठीक। मित्रता शब्द, ये एक बार आप भी इस बात को ध्यान दीजिएगा। हर पैराग्राफ में कुछ ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट को देख लीजिएगा। अब पेपर परसों है इसलिए वीडियो नहीं बना पाएंगे, नहीं तो इस पर एक वीडियो बना देते। इसमें कुछ कॉमन पॉइंट है, उस पॉइंट में बार बार हर पैराग्राफ में वो सब मिलेंगे। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं उसमें एक बार देख लीजिएगा, हर पैराग्राफ में एक रिपीटेड शब्द मिलेंगे आपको। बस वही पकड़ लेना कि पाठ का नाम ये है, लेखक का नाम यह है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग
संदर्भ लिख दीजिए, उसका प्रसंग लिख दीजिएगा। ठीक, आगे फिर संधि विच्छेद यण संधि का पूरा आप देख लीजिएगा, एक ही संधि देख लीजिएगा यण संधि का। ठीक, उसके बाद 2 नंबर में भी दे देगा यण संधि, एक क्वेश्चन है, ध्यान बस सिर्फ उसका एक यण संधि की का आपका परिभाषा याद कर लीजिएगा और एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं। और एक पद्यांश जो होता है बहुत फेमस है, निर्गुण कौन देश के वासी सबय मत नासी है, निर्गुण कौन देश के वासी सबय मत नासी। ये पद्यांश बहुत फेमस है, सूरदास का है, ये देखे हैं कई पेपर में रिपीट हुआ। एक बार इसको, ये पहले पार्ट का ही है, इसको देख लीजिएगा एक सरसरी निगार से, हो सकता है यही आ जाए। और लास्ट में जो आता है कर्म, एक खंड काव्य आता है जिसमें से 2 दे देता है, उसमें से आपको एक करना है। किसी एक खंड काव्य को याद, इससे एक खंड काव्य को याद कर लीजिएगा और उस बस एक ही को याद करिएगा, कई दिए हुए एक याद करिए, एक मिल जाएगा आपको। जैसे कर्ण खंड काव्य के आधार पर एक हमने लिखा है, इस पर कर्ण खंड का आधार पर कर्ण का चरित्र, इस याद फिर पूछेगा कर्ण खंड काव्य का सारांश लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, एक ही में आएंगे। और रूप याद कर लीजिएगा, बालक या नदी का रूप एक बार देख लीजिएगा, बालक बालक को करके जो होता है, नदी नदी नद्या, एक रूप भी याद कर लीजिएगा क्योंकि 1-2 नंबर में ये भी आएंगे, इसको भी याद करना ज़रूरी है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा जितना मैंने क्वेश्चन दिया। ये बस देखिए, आप पेपर का टाइम बस रिवीजन आपका चल रहा होगा, बस एक बार इन सब क्वेश्चनों को मैंने जो बताया है टिक लगाकर विशेष रूप से देख लीजिएगा, एक बार विशेष फोकस करके देख लीजिएगा इन सभी क्वेश्चनों को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप बढ़िया से मेहनत करिए, अच्छे से पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा नंबर लेकर आप आएंगे। तो आई होप ये वीडियो पूरी पसंद आओगी। तो हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।